हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस माइक्रो ओवन के सबसे खतरनाक पार्ट के बारे में। अगर ये आपका पार्ट अगर ख़राब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है तो आपका ओवन हीट नहीं करेगा। तो इसे टेस्ट करने का सही तरीका आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये पार्ट ख़राब हो जाने पर आपके ओवन में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पीसीबी हैक्स में। आज हम सीखेंगे माइक्रोवेव ओवन के हाई वोल्टेज कैपेसिटर के बारे में, कैसे इसे पहचानें, सुरक्षित तरीके से कैसे टेस्ट करें और ख़राब होने पे किस तरह से आपको बदलना है। ध्यान रहे दोस्तों, माइक्रोवेव ओवन के अंदर बहुत ही हाई वोल्टेज स्टोर रहती है जो कि बहुत ही ख़तरनाक होता है, आपको शॉक लग सकता है। तो आज का जो वीडियो होगा दोस्तों, हमारे जो फील्ड पे टेक्नीशियन काम करते हैं, माइक्रोवेव ओवन रिपेयर करते हैं, ये वीडियो आज उनके लिए होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास ये 3 टाइप्स के मैंने कैपेसिटर रखे हैं और ये हमारा वर्किंग कैपेसिटर है। इसमें 2 तरह के प्रॉब्लम है कैपेसिटर के अंदर, 2 तरीके से आपको टेस्ट करके मैं आपको बताऊंगा। तो ये इसका काम क्या होता है दोस्तों, माइक्रोवेव ओवन में लगा ये जो हाई वोल्टेज कैपेसिटर होता है, ये डायोड, ये हमारा ये डायोड होता है जो ओवन में आपको देखने को मिलेगा। इस डायोड के साथ मिलकर ट्रांसफार्मर से आने वाले जो अल्टरनेटिंग करंट होते हैं, जो एसी करंट होता है, उसको डीसी डायरेक्ट करंट में बदलता है और वोल्टेज को आपके डबल कर देता है। लगभग आपका 5000 वोल्टेज डबल होता है। यह हाई वोल्टेज मैग्नेट्रॉन को पावर देता है जिससे आपका खाना गर्म होता है। ये जो आपका कैपेसिटर है, हाई वोल्टेज कैपेसिटर में एक सर्किट होता है, ये सर्किट बना होता है जैसे कि आपका मैग्नेट्रॉन हुआ, डायोड हुआ और ट्रांसफार्मर, ये सब सर्किट तीनों बने होते हैं। और जो हमारा ट्रांसफार्मर से एसी सप्लाई होता है उसको रेक्टिफाई करके, फिल्टर करके मैग्नेट्रॉन को देती है। अब मैग्नेट्रॉन इस एनर्जी से, जो भी इससे आपको एनर्जी मिलती है, इस एनर्जी से माइक्रोवेव ओवन रेडिएशन बनाता है जिससे हमारा खाना गर्म होता है। अगर ये जो हमारा जो कैपेसिटर है ख़राब हो जाए तो माइक्रोवेव को पूरा हाई वोल्टेज सर्किट बंद हो जाता है और खाना गर्म नहीं होता है। जबकि आपके जो अदर फंक्शंस होते हैं जैसे कि आपकी लाइट, फैन, टर्न टेबल ठीक से काम करेंगे बट आपकी हीटिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस कैपेसिटर के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आज हम इस कैपेसिटर को पूरा डिटेल में समझेंगे, क्या क्या काम है, किस तरह से है। तो सबसे पहले देखेंगे आप, यहाँ पर MI लिखा हुआ है। ये जो कैपेसिटर है MI ब्रांड का है। तो MI बनाता है, फिर दूसरा ब्रांड है आपका हिल्स का, आपको देखने को मिलेगा, फिर राइस कंपनी का देखने को मिलेगा। ये सब जो कंपनी होती है कैपेसिटर को बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो यहाँ पे देखेंगे H.V. कैपेसिटर लिखा है। इसका जो मतलब होता है आपका हाई वोल्टेज कैपेसिटर। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे CH852100 लिखा हुआ है। तो जो CH852100 है इसका ये मॉडल नंबर है। और ठीक उसके आगे यहाँ पे 2100V लिखा है जो हमारा 2100 वोल्टेज AC है, जो इसका वर्किंग वोल्टेज है। और ये कैपेसिटर 2100 वोल्टेज तक विथ स्टैंड कर सकता है। अब विथ स्टैंड का मतलब होता है दोस्तों जो सहन करना होता है, मतलब कैपेसिटर कितने वोल्टेज झेल सकता है बिना खराब हुए, वो ये वोल्टेज है। अगर इसके ऊपर अगर वोल्टेज जाता है तो आपका ये कैपेसिटर डिफेक्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 1.0 UF मतलब 1 माइक्रो फैरेड का ये कैपेसिटर है। और उसके आगे ±3% लिखा हुआ है। मतलब इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू 1 माइक्रो फैरेड है। और जो आपका ±3% है मतलब इसका टॉलरेंस है, यानी इसकी जो असली वैल्यू होगी दोस्तों आपका 0.97 माइक्रो फैरेड से लेके 1.03 माइक्रो फैरेड तक हो सकता है। और उसके बाद अगर एक देखेंगे तो यहाँ पे 50-60 हर्ट्ज साइकिल लिखा हुआ है, जो इसकी पावर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसे डिज़ाइन किया गया है। जो हमारी घर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो 50-60 हर्ट्ज दोनों पे चलता है, वही ये
यहाँ पे 50-60 हर्ट्ज साइकिल दिया गया है। अगर उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 10, 85, 21 ये 3 चीज़ें लिखी गई है यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, तो ये जो मार्क होता है आपका, ये IEC स्टैंडर्ड का टेम्परेचर रेटिंग है। अब IEC का मतलब होता है, मतलब है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है के बनाए हुए नियम है जो हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड तय करता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है सेफ्टी, रिलायबल और इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल हो। तो जैसे कि आपको एग्जांपल, जैसे हमारा ISI मार्क होता है इंडिया में, वैसे ही सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के लिए IEC स्टैंडर्ड होता है जो वर्ल्ड में दुनिया भर में मतलब मान्य होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा 10 लिखा हुआ है, 10 का मतलब अगर अब मतलब आपको बताऊँ तो जो मिनिमम टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस तक काम करेगा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे 85 लिखा हुआ है जो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर होगा +85 सेल्सियस टेम्परेचर तक होगा, ये काम करेगा। और उसके बाद जो यहाँ पे आप देखेंगे 21 लिखा हुआ है लास्ट में, जो ये होता है ह्यूमिडिटी टेस्ट होता है, जो 21 दिन तक नमी टेस्ट किया जाता है। तो ये जो तीनों का मतलब है, इसका जो IEC इसे टेस्ट करता है और इसे आगे पास करता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दोस्तों नो PCBs लिखा है। ये जो होता है हमारा सेफ्टी केमिकल, इसमें पूरा जो टॉक्सिक केमिकल PCB इस्तेमाल नहीं किया जाता है किसी भी तरह का। अब टॉक्सिक केमिकल का मतलब होता है दोस्तों जो आपको इंसान को या जानवर को या हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके लिए खतरनाक नहीं है। या जो पहले के जो हमारे कैपेसिटर आता था उसमें PCB नाम का जो केमिकल होता था वो यूज किया जाता था, जो आपके हेल्थ और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते थे। तो अब भी जो नए कैपेसिटर हमारे आ रहे हैं वहां पे आपके नो PCBs लिखा हुआ देखने को मिलेगा। मतलब ये आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना आपको ना ये इन्वायरमेंट को। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे S लिखा हुआ है। ये जो हमारा S सिंबल है ये कैपेसिटर सेफ्टी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है, इसका जो सेफ्टी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है उसका मतलब है। और उसके बाद अगर आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर इंटरनली रेजिस्टेंस होता है जो कि 10 मेगा ओम्स का होता है। मतलब इसके अंदर 10 मेगा ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है जो कि इसे डिस्चार्ज करने का काम करता है। मतलब अभी जैसे ही आपका माइक्रो ओवन बंद होता है, बंद होने के बाद ये रजिस्टर इसे डिस्चार्ज करने का काम करता है ताकि किसी तरीके का आपको शॉक ना लगे। सेफ्टी पर्पस के लिए इसको इंटरनली डिस्चार्ज करने के लिए 10 मेगा ओम्स का रजिस्टर लगाया गया है। अब मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कैपेसिटर को टेस्ट करने का सही तरीका। तो सबसे पहले सेफ्टी के साथ काम करें आप। तो कैपेसिटर में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज स्टोर होता है जो पावर बंद करने के बाद भी मौजूद रह सकता है और जानलेवा झटका दे सकता है। इसलिए टेस्ट करने से पहले हमेशा इसे आप डिस्चार्ज कर लें। सबसे पहले दोस्तों आपको कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना है। यहाँ पे आप देखेंगे ये कैपेसिटर है, जो भी यहाँ पे कनेक्शन होगा उसे संभाल के निकालें। या आपको निकालने से पहले आप या तो आपके पास प्लायर से कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल पर टच करें, यहाँ से आप डिस्चार्ज करें, या तो आप वायर का ऐसा एक टुकड़ा ले लें और दोनों टर्मिनल पे आपको टच करना है। जैसे ही आप टच करेंगे यहाँ पे स्पार्क होके वो डिस्चार्ज हो जाएगा। और आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि टूल या मेटल का जो भी हिस्सा रहे हाथ से ना टच हो, नहीं तो आपको बहुत ही जोरदार झटका लग सकता है। इससे अगर एक और तरीका है, या तो आप 10 किलो ओम्स का जो 10 किलो ओम्स का 5 वेट का रजिस्टर का इस्तेमाल करें। आप यहाँ पे दोनों टर्मिनल पे लगाए 5 से 10-15 सेकेंड तक शॉर्ट करके रखें, जिससे वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होके जो उसका स्पार्क है वो कम हो जाए या स्पार्क उसका निकल जाए। तो सबसे पहला मेथड होगा दोस्तों हमारा टेस्ट करने का
एनालॉग मल्टीमीटर से हम इसे टेस्ट करेंगे। इन तीनों कैपेसिटर को मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा। सबसे पहले आप देखेंगे ये जो हमारा कैपेसिटर है ये हमारा वर्किंग कंडीशन है, अच्छा कंडीशन का है, तो इसे हम सबसे पहले चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं कैपेसिटर को कुछ इस तरीके से रख लेता हूँ और जो आपका ये एनालॉग मल्टीमीटर है इसे आप 1K पे रख लें। अब हम इसे चेक करेंगे। आप मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा नीडल ऊपर होके फिर नीचे हो गया, चार्ज होके डिस्चार्ज हो गया, और उसके बाद यहाँ पे हमें किसी भी तरह की कंटिन्यूटी नहीं दिखानी चाहिए, यहाँ पे फुल रेंज पे नहीं दिखाना चाहिए, ना ही आपके इन दोनों टर्मिनल्स पर, ना ही आपके इस बॉडी के साथ। और उसके बाद अगर आप बताओ तो आपको, तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह की रीडिंग भी नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे आप टच करेंगे तो ये क्लियर रहना चाहिए। अगर ये आपका नीडल यहाँ से हिले ही नहीं, जरा भी हिले ही नहीं, तो ये आपका कैपेसिटर ओपन हो चुका है, खराब हो चुका है। अगर ये नीडल आपका ऊपर जाकर यहाँ से आपका फुल रेंज में जाकर अगर नीचे ही नहीं आ रहा है तो ये कैपेसिटर आपका शॉर्ट हो गया है, खराब हो चुका है। अब इसे आपको बदलने की ज़रूरत है। अब मैं इसी एनालॉग मल्टीमीटर से इस कैपेसिटर को भी चेक करके देता हूँ आपको। यहाँ पे देखेंगे कि दोनों टर्मिनल है, आपको दो तरीके से चेक करना है, दोनों टर्मिनल पे और एक बॉडी से। तो सबसे पहले हम ये दोनों टर्मिनल को चेक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि मल्टीमीटर में फुल रेंज में आपको दिखा रहा है और एक ही जगह पे अटका हुआ है। इसका मतलब इसके जो दोनों टर्मिनल हैं इंटरनली शॉर्ट हो गए हैं, इस वजह से ये हमारा कैपेसिटर डिफेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम प्रॉप को भी उल्टा करके चेक करेंगे। यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको सेम ही दिखाई रहा है, फुल रेंज में ऊपर जा रहा है। उसके बाद हम बॉडी से चेक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे बॉडी से किसी भी तरह का शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, बट ये हमारा टर्मिनल शॉर्ट है। तो इस केस में क्या है कि ये हमारा कैपेसिटर शॉर्ट है। ये जो हमारा होता है पहला जो है तरीका है, इसमें आपको जो दोनों टर्मिनल शॉर्ट बता रहे हैं। और एक इसमें सिचुएशन बनता है कि अगर ये कैपेसिटर को दिखाऊं तो आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे किसी भी तरह का आपको कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, हल्का सा चार्ज होके डिस्चार्ज हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इस टर्मिनल से इस बॉडी को चेक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीमीटर हमारा फुल, इसकी जो कांटा है ऊपर की तरफ भाग रहा है, जो कि वहाँ पे रुका हुआ है, ये हमारा बॉडी शॉर्ट है। इसका मतलब है हमारा ये कैपेसिटर है हमारे बॉडी से ग्राउंड हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। ठीक बाजू वाले टर्मिनल से भी चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ नहीं दिखा रहा है। अगर इससे दिखा रहा है, अगर इससे दिखा रहा है तो हमारा ये कैपेसिटर शॉर्ट है। और इसका जो ये दो टाइप्स के आपको फोल्ड देखने को मिलेंगे, या तो दोनों टर्मिनल शॉर्ट दिखेंगे या तो ये बॉडी से शॉर्ट होगा। तो उसके बाद ये जो पहला तरीका था हमारा एनालॉग मल्टीमीटर से हमने चेक किया है। इसके बाद मैं आपको इस डिजिटल मल्टीमीटर से कैपेसिटर को चेक करने का तरीका बताऊंगा। अब देखेंगे दोस्तों, ये हमारा वर्किंग कंडीशन वाला कैपेसिटर है। इसे हम अब इस डिजिटल मल्टीमीटर से चेक करेंगे। हम इसे डायोड रेंज पे रख लेंगे और दोनों टर्मिनल पे चेक करेंगे। कुछ भी हमें नहीं शो कर रहा है, ना ही बॉडी के साथ शो कर रहा है। तो ये हो गया हमारा ये गुड कंडीशन का। अगर आपका कैपेसिटर रहेगा तो इस तरीके से शो करेगा। दोनों साइड आप प्रॉप घुमा लें और उसके बाद आप इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चेक कर सकते हैं। ये हमारा 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, तो इसे आप इसकी कैपेसिटेंस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमें 1 माइक्रोफैरेड के आसपास बता रहा है। तो ये हमारा गुड कंडीशन का कैपेसिटर है। उसके बाद में आपको एक ये कैपेसिटर के बारे में चेक कराता हूँ। अगर आप इसे डायोड रेंज पे रख लें और इसे चेक करें, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ भी नहीं दिखा रहा है और बॉडी के साथ ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बॉडी से शॉर्ट दिखा रहा है। तो ये हमारा ख़राब है। अगर इसकी कैपेसिटेंस चेक की जाए तो आप देखेंगे इसकी जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की एकदम ओके बता रही है, बट ये जो हमारा बॉडी से शॉर्ट हो चुका है। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो फ्यूज़ है बार बार उड़ जाएगा। और उसके बाद जो ये जो कैपेसिटर था इसको दोनों टर्मिनल इसमें शॉर्ट है, तो इसकी आपको किसी भी तरह की कैपेसिटेंस शो नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो दोनों टर्मिनल है इंटरनली शॉर्ट हो चुका है।
अब मैं दोस्तों आपको कुछ रीजंस बताऊंगा अगर आपका ये कैपेसिटर खराब हो जाता है तो माइक्रो ओवन में क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला तो प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों कि आपका जो हीटिंग है वो हीटिंग बंद हो जाएगा, तो हीट नहीं करेगा। तो क्या होता है अगर आपका कैपेसिटर खराब हो जाता है तो मैग्नेट्रॉन को सही हाई वोल्टेज सप्लाई नहीं मिलता है, जिससे मैग्नेट्रॉन चालू नहीं हो पाता है और आपका खाना गर्म नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि माइक्रोवेव ओवन जैसे ही आप चालू करते हैं फ्यूज उड़ा देता है। तो जैसे कि आप अगर ये बॉडी शॉर्ट हो जाता है, अगर ये कैपेसिटर आपका बॉडी शॉर्ट हो जाता है तो जैसे ही आप ओवन चालू करेंगे, स्टार्ट लेने को जैसे हाई वोल्टेज अप्लाई होगी, करंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और फ्यूज़ आपका तुरंत उड़ जाएगा। तो कई एलजी ब्रांड में क्या होता है दोस्तों, आपका कैपेसिटर के साथ साथ कभी कभार आपका मैग्नेट्रॉन भी शॉर्ट हो जाता है, उसका भी आप बॉडी शॉर्ट जरूर चेक करें। और माइक्रो ओवन से आपको अगर ये कैपेसिटर खराब होगा तो एक अजीब तरीके का हमिंग का साउंड होगा। उस केस में क्या होता है कि अगर जैसे आपकी ये जो 1 माइक्रोफैरेड है इसकी अगर वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है या वीक हो जाता है ये कैपेसिटर या हाफ शॉर्ट हो जाता है तो ओवन में तेज आवाज़ आएगा, हमिंग का साउंड आएगा। और एक केस होता है दोस्तों माइक्रो ओवन स्टार्ट ही नहीं होगा। उस केस में अगर आपका ये कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो माइक्रोवेव ओवन स्टार्ट ही नहीं होगा, या तो आपका ओवन ट्रिप हो जाएगा या तो आपकी घर की जो एमसीबी है वो गिर जाएगी। और दोस्तों जो मैं एक लास्ट आपको जो कॉमन फॉल्ट बता रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा आपको ओवन में देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपका जैसे ही आप ओवन स्टार्ट करेंगे आपके ट्रांसफार्मर में से धुआं निकलेगा, स्मोक निकलेगा या जलने का स्मेल आएगा। तो उस केस में भी आपका ये कैपेसिटर शॉर्ट होता है या तो ये आपका डायोड शॉर्ट होगा। और एक होता है अगर आपका मैग्नेट्रॉन अगर शॉर्ट होगा तो आपका जो ट्रिप हो जाएगा, ओवन तुरंत ही चालू नहीं होगा। ये भी एक कंडीशन बनता है अगर आपका मैग्नेट्रॉन शॉर्ट है। अगर आपका ये डायोड और ये कैपेसिटर अगर आपका शॉर्ट रहेगा तो आपका जो हाई वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर है वहाँ से आपको धुआं निकलता हुआ दिखेगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आज का जो ये वीडियो का कंक्लूजन निकला है दोस्तों, जब भी आप माइक्रोवेव ओवन रिपेयर करते हैं या फील्ड पे जाके आप रिपेयर करते हैं, अगर आपको शॉर्टिंग हो रहा है, स्मेल आ रहा है या आपका फ्यूज उड़ रहा है बार बार, तो आपको इस पार्ट को, इस कैपेसिटर को ज़रूर चेक करें। इसकी सही टेस्टिंग और वर्किंग जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप भी माइक्रोवेव ओवन रिपेयर करते हैं। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और पीसीबी हैक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।